Welcome back again. This video is the fifth part of the first chapter of political science book. जैसा कि हमने 4 पार्ट इस पहले चैप्टर के बना लिए हैं। मेरा नाम शिवम है और मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आगे कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और जानते हैं इसके बारे में बाकी चीज़ों को। तो सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा कि हमारा जो पहला चैप्टर था जिसका नाम शीत युद्ध का दौर था, 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस यानी लोकतंत्र की बुक का था। हमने इसके बारे में अभी तक पढ़ लिया था कि शीत युद्ध होता क्या है और अच्छे से इसे समझ लिया था। शीत युद्ध को समझने के बाद हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि शीत युद्ध के बारे में और इसके उदय के किन किन कारणों को लेकर दोनों ही गुट एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। दोनों गुट का मतलब यहाँ पर पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट से था। स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट। अमेरिका और सहयोगी राष्ट्रों को पश्चिमी गुट के नाम से जाना जाता था और पूर्वी गुट में यूएसएसआर और उसके सहयोगी राष्ट्रों को पूर्वी गुट के नाम से जाना जाता था। ये बात अगर आपको नहीं पता और आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, गाइस याद रखना, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी बिल्कुल भी। इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए जो 12th के बच्चे हैं या जिनको भी शीत युद्ध के बारे में समझना है उनको प्रीवियस वीडियो में जाना पड़ेगा। ऊपर अगर आप देखो तो राइट हैंड साइड में मैं एक लिंक छोड़ रहा हूँ, उस लिंक पर आप क्लिक करना, आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएगी इसके पार्ट की। तो आगे बढ़ते हैं। हमने ये भी पढ़ लिया था कि कौन कौन से आरोप दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर लगाए थे शीत युद्ध को लेकर। पश्चिमी देशों ने पूर्वी गुटों पर और पूर्वी गुटों ने पश्चिमी देशों पर। इसके बाद हमने जो दूसरा क्वेश्चन किया था वो हमने किया था मुख्य रूप से कि दोनों ही देशों ने शीत युद्ध के दौरान कौन कौन से सैनिक गुटों को बनाया। तो हमने इसमें बात की थी सबसे पहले नाटो हमने पढ़ा था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था। उसके बाद हमने सीटो यानी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था। फिर हमने बात की थी वार्सा पैक्ट, ये सोवियत संघ की विचारधारा से प्रभावित एक सैनिक गुट था। और फिर सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था केंद्रीय संधि संगठन, जो बगदाद समझौते में आया था सबसे पहले 1955 में और बाद में 4 साल बाद इसका नाम बदल दिया क्योंकि बगदाद इससे अलग हो गया था और इसके रूप में तुर्की के बीच में हुआ था, तुर्की अलग हो गया था और 4 साल बाद 1959 में ये संगठन सेंटो के नाम से जाना गया। अच्छा, अभी तक हमने इसके बाद ये भी पढ़ा कि क्यूबा मिसाइल संकट था क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यूबा के अंदर साम्यवादी विचारधारा थी जिसके कारण से अमेरिका पर सोवियत संघ ने इस देश में मिसाइलों को तैनात कर दिया था जिसके कारण प्रभाव हुआ था। और इसके बाद हमने लास्ट जो कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा है वो है गुटनिरपेक्षता क्या होती है और गुटनिरपेक्षता की विचारधारा। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो मुख्य रूप से जो होगा वो हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से आज के कॉन्सेप्ट में आज का जो क्वेश्चन है उसमें हम बात करेंगे कि शीत युद्ध के दौरान भारत की भूमिका को बताना। यानी शीत युद्ध जब चल रहा था सन 1945 से 90 के दौरान जो माहौल था उसमें भारत क्या योगदान निभा रहा था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन या तो इस तरह से पूछ लेता है या भारतीय प्रतिक्रिया भारत की क्या प्रतिक्रिया थी शीत युद्ध को लेकर, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं आंसर के तौर पर कि शीत युद्ध के माहौल में भारत द्वारा एक अहम भूमिका निभाई गई क्योंकि इस तनावपूर्ण माहौल में भारत का रवैया ना तो नकारात्मक था और ना ही विरोधपूर्ण, जो निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। कहने का मतलब यह है शीत युद्ध के दौरान भारत की जो प्रतिक्रिया थी वो ना ही पॉजिटिव थी और ना ही नेगेटिव थी, जिसके कारण दोनों चीज़ों को समझा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शीत युद्ध माहौल ख़त्म करने हेतु सक्रिय भागीदारी। कहने का मतलब है शीत युद्ध की विचारधारा को ख़त्म करने के लिए भारत ने एक पॉजिटिव रोल ही प्ले किया था, यानी सक्रिय भागीदारी थी। सक्रिय बोले तो एक सही। महाशक्तियों के बीच चल रहे आपसी मतभेदों को ख़त्म करने के लिए भारत ने हर तरीके के से समय समय पर मतभेदों को ख़त्म करने के लिए समझौता कराया। यानी शीत युद्ध को ख़त्म करने के लिए भारत की हमेशा से एक सक्रिय भागीदारी रही। दूसरा, गुटनिरपेक्षता नीति को बढ़ावा। 1960 के दशक में भारत व अन्य आज़ाद राष्ट्रों ने गुटों में देशों को शामिल होने से रोकने के लिए गुटनिरपेक्षता आंदोलन को बढ़ावा दिया, जिसमें शांति व शस्त्रों पर रोक लगाने की बात पर जोर दिया गया। तो इससे भी पता लगता है कहीं ना कहीं भारत नहीं चाहता था कि विश्व में हथियारों की होड़ मचे, इसीलिए उसने गुटनिरपेक्षता की नीति को बढ़ावा दिया और गुटों की नीतियों को ख़त्म करने में प्रयास किया। तीसरा, गुटनिरपेक्षता के बाद क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाना। भारत ने विश्व स्तर पर अशांति के माहौल को ख़त्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर बल दिया। शीत युद्ध के दौरान भारत जैसे देशों ने क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
कार्य करने वाले संगठनों को बिखरने से रोका ताकि ये संगठन विश्व शांति के लिए कार्य नियमित रूप से कर सकें। और चौथी भागीदारी भारत की जो थी शीत युद्ध को लेकर, वो थी भारतीय नेताओं ने सकारात्मक रवैया दिखाया। शीत युद्ध के समय के दौरान महाशक्तियों के बीच आपसी झगड़ों को खत्म करने के लिए समय समय पर भारतीय नेताओं ने अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई ताकि दोनों देश अमेरिका व रूस के बीच में मध्यस्थता कायम हो जा सके। तो इन बातों से हमारे को पता लगता है, कौन कौन सी बातों से, कि भारतीय नेताओं की सकारात्मक भूमिका थी शीत युद्ध के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भारत ने बढ़ावा दिया, गुटनिरपेक्षता नीति को अपनाया और शीत युद्ध माहौल को ख़त्म करने में भारत की एक सकारात्मक और सक्रिय भूमिका रही। तो इन कारणों से भारत की शीत युद्ध को लेकर भूमिका को समझा जा सकता है, जो कि एक पॉजिटिव रूप से देखी जा सकती है। अच्छा, भारत की भूमिका शीत युद्ध के बाद हम बात करते हैं शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़े प्रभावों को बताइए। तो ऑब्वियस ही बात है, शीत युद्ध एक युद्ध का माहौल था, उसका विश्व स्तर पर जो माहौल पड़ा होगा वो नकारात्मक ही रहा होगा। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि वर्ष 1945 से 1990 के बीच पूरे विश्व में जो आपसी शंका व घृणा का माहौल बना, उस वातावरण ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रभाव छोड़े, जिन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है। पहला, जो शीत युद्ध के कारण विश्व स्तर पर प्रभाव पड़ा या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ा, उसका पहला रूप था विश्व का दो गुटों में बंटना। ये तो सबको पता है कि शीत युद्ध के कारण विश्व पूरे दो गुटों में बंट गया था। शीत युद्ध के माहौल ने पूरे विश्व को दो वर्गों में बांट दिया, जहाँ एक तरफ पूंजीवादी विचारधारा के लोग थे तो वहीं दूसरी तरफ साम्यवादी विचारधारा के लोग थे। इस आपसी शंका से अशांति को बढ़ावा मिला। तो सबसे पहला तो पूरे विश्व का दो गुटों में बंट जाना। दूसरा कारण, सशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिलना। सशस्त्रीकरण मीन्स क्या होता है? आर्मामेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में। इस तनावपूर्ण माहौल में विश्व के अलग अलग देशों ने अपने आप को शत्रु देशों से सुरक्षित करने के लिए भारी मात्रा में हथियारों का निर्यात किया, जैसे परमाणु बम, मिसाइलें आदि। यानी शीत युद्ध के कारण जो नफरत का माहौल बना, उससे बचाव के लिए हर देश ने ऐसे हथियारों का निर्माण किया जो विश्व जात के लिए खतरा थे। तीसरा, विश्व में अशांति का वातावरण कायम होना। शीत युद्ध के दौरान आपसी गुटबाजी से अशांति व डर का माहौल कायम होने से हर देश दूसरे देश को अशांति के रूप में देखने लगे, जिससे विश्व में तनाव व अशांति का माहौल कायम हो गया। और चौथा, गुटनिरपेक्षता नीति का विस्तार होना। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तीसरी विचारधारा को बढ़ावा मिला शीत युद्ध के दौरान, और वो थी गुटनिरपेक्षता। शीत युद्ध के दौरान ही आपसी गुटबाजी एवं अशांति के कारण ही नवीन राष्ट्रीय देशों ने अपने आप को इस माहौल से अलग करके व किसी भी गुट में शामिल ना होकर गुटनिरपेक्षता नीति को बढ़ावा दिया, जिससे गुटनिरपेक्षता नीति को तेज़ी से बढ़ावा मिला। और पांचवा, सैनिक गुटों का बनना। शीत युद्ध के दौरान शक्तिशाली देशों ने अपने फ़ायदे के लिए अपने पड़ोसी देशों से मित्रता करके सैनिक गुटों का निर्माण किया ताकि वे सभी राष्ट्र सुरक्षित रह सके। तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि शीत युद्ध के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़े, वो जहाँ एक तरफ सैनिक गुट बने, वहीं तीसरी विचारधारा यानी गुटनिरपेक्षता को बढ़ावा मिला, अशांति का वातावरण कायम हुआ, होड़ लग गई हथियारों को बनाने की, विश्व दो हिस्सों में बट गया। तो ये कुछ माहौल थे जिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीत युद्ध के दौरान विश्व स्तर पर देखने को मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए। इस वीडियो का जो 6 पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। हर 7 to 12th क्लास के नोट्स अवेलेबल है। आपको किसी भी नोट्स को चाहिए हो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, तो वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।